नमस्कार। 28 फरवरी 2026 इतिहास के पन्नों में ये वो तारीख बन गई है जिसने दुनिया का भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर सीधा संयुक्त हमला, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की हत्या और फिर जवाब में ईरान का वो मिसाइल प्रहार जिसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ताला लगा दिया है। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, लेकिन आज हमारा सवाल ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट में किसकी हार होगी या किसकी जीत। असली सवाल ये है कि इस महायुद्ध की आग आपके घर के किचन, आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक और भारत की अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंच रही है। आज हम इस युद्ध का भारत पर होने वाले असर का सबसे गहरा और विश्लेषणात्मक अध्ययन करके आपको एक आने वाले समय की तस्वीर पेश करने जा रहे हैं। इस युद्ध को समझने के लिए हमें भावनाओं को किनारे पर रख करके तथ्यों को देखना होगा। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया तो उसने दरअसल दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस की नली को दबा दिया है। भारत के लिए ये कोई दूर देश में हो रहा युद्ध नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा पर एक बड़ा प्रहार है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तुरंत डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी बातचीत और कूटनीति की अपील की है, लेकिन कूटनीति के इन भारी शब्दों के बीच एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं लेकिन उसका असली प्रभाव आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं और इस 85% में से 60% से ज़्यादा तेल गल्फ यानी खाड़ी देशों से आता है। अब यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में राशन और पेट्रोल आने का सिर्फ एक मुख्य हाईवे है। अगर उस हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसे बंद कर दिया जाए तो शहर में महंगाई और हाहाकार मच जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समुद्र का वही हाईवे है जहां से हर दिन दुनिया का 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। इसके ब्लॉक होने का मतलब है कि वैश्विक आपूर्ति का रुक जाना। नतीजा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक 10 से 13% उछलकर 80 से $85 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो ये $100 का आंकड़ा छू लेगा। अब आप सोचेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से आपका क्या नुकसान है। इसे अर्थशास्त्र के दो अहम पैमानों से आपको समझना पड़ेगा। पहला है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD यानी चालू खाता घाटा। इसे ऐसे समझिए कि आप महीने में 100 रुपये कमाते हैं लेकिन आपका खर्च 110 रुपये है, तो 10 रुपये का ये आपका घाटा है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत उसे खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करता है। आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल की कीमत हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का ये घाटा 0.5% बढ़ जाता है। दूसरा है GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी देश की कुल कमाई। तेल महंगा होने से हमारी GDP की ग्रोथ पर 0.2% से 0.3% का सीधा नकारात्मक असर पड़ता है। इसका सीधा असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा, चलिए समझाते हैं। मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 0.2 से 0.4% तक बढ़ जाएगी। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा और बहुत जल्द आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 30 सेंट प्रति बैरल तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। सिर्फ तेल ही नहीं, ये संकट हर तरफ है। भारत के प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा, जो देश के सबसे बड़े सरकारी वित्तीय संस्थानों में से एक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि ये लंबा युद्ध हमारे रुपए को तोड़ देगा। निवेशक डर कर अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सुरक्षित जगह लगा रहे हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और $5300 प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। बात सिर्फ तेल की नहीं है। हमारी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और इंडिगो को मिडिल ईस्ट की अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। माल ढुलाई का खर्चा बढ़ गया है। हमारे देश से जो बासमती चावल, स्मार्टफोन, कपड़े और दवाइयां खाड़ी देशों में जाती थीं, उनका एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित है। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरल प्राकृतिक गैस जिसका इस्तेमाल उद्योगों और घरों में होता है, वो 20% वैश्विक सप्लाई उसकी रुक गई है। और सबसे बड़ा झटका है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है वो पैसा जो हमारे भारतीय भाई बहन खाड़ी देशों में पसीना बहाकर अपने देश, अपने परिवारों को भेजते हैं। ये रकम हर साल लगभग 3.74 लाख करोड़ रुपए होती है। अगर युद्ध के कारण उनकी नौकरियां गईं या बैंक बंद हुए तो भारत की अर्थव्यवस्था के इस बड़े हिस्से को सीधा नुकसान होगा। इसके अलावा
एफएमसीजी कंपनियां यानी वो कंपनियां जो आपके रोजमर्रा का सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट बनाती हैं, उन्होंने सप्लाई चेन टूटने की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर के रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ब्याज दरें घटाने वाला था, अब वो इस फैसले को टाल सकता है, यानी आपकी होम लोन की ईएमआई फिलहाल कम होने वाली नहीं है। अब आते हैं कूटनीति के शतरंज पर। भारत इस वक्त दुनिया के सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट यानी संतुलन बनाने की स्थिति में है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जिनसे हमारा रक्षा और तकनीकी का सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया इजराइल यात्रा इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ ईरान है, जो हमारे लिए सिर्फ तेल का कुआं नहीं बल्कि एक अहम रणनीतिक पार्टनर है। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। इसे एक बाईपास रोड की तरह समझिए। पाकिस्तान हमें अपने रास्ते से अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया नहीं जाने देता, इसीलिए हमने समंदर के रास्ते ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया ताकि हम वहां से व्यापार कर सकें। इस युद्ध से यह पूरा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। एक और बड़ा नुकसान है, IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रभावित होगा। यह भारत से यूरोप तक माल भेजने का एक नया और आधुनिक ट्रेडिंग हाईवे प्रस्तावित था। युद्ध के कारण इस पर भी ब्रेक लग गया है। हालांकि भू राजनीति में सिर्फ कुछ काला या सफेद नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस युद्ध में इजराइल की स्पष्ट जीत होती है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों का नेटवर्क कमजोर पड़ता है, तो ये लंबी अवधि में भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरपंथ कम होगा, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अच्छी खबर है। इस संकट के बीच भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस और अमेरिका की तरफ अपना आयात और तेज कर सकता है। अर्थशास्त्र और राजनीति से ऊपर उठकर अब बात करते हैं इंसानियत की, हमारे अपने लोगों की। आज गल्फ देशों में लगभग 8 से 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। सिर्फ यूएई में 3.56 मिलियन और सऊदी अरब में 2.46 मिलियन भारतीय हैं। कुवैत, कतर, बहरीन, हर जगह हमारे लोग हैं और ये पूरा इलाका इस वक्त युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा का जोखिम बहुत बड़ा है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए हैं, उसमें दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों के हताहत होने की भी खबरें आई हैं। एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र बंद होने से उड़ानें रद्द हैं, लोग वहां फंस गए हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है। विदेश मंत्रालय ने उत्कृष्ट सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। दूतावास हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं। सरकार ने लोगों से मदद पोर्टल, जो कि विदेश में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपनी समस्याएं रजिस्टर करने की अपील की है। अगर हालात और बिगड़े तो भारत सरकार इतिहास के सबसे बड़े ई-वैक्यूएशन यानी निकासी अभियानों में से एक को अंजाम देने की योजना पर भी काम कर रही है। अब इस वैश्विक तनाव की गूंज भारत की घरेलू राजनीति में भी साफ सुनाई दे रही है। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने सरकार की शुरुआती चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया इजराइल यात्रा को लेकर के एक धड़े में बैकलेस यानी राजनीतिक विरोध भी देखने को मिल रहा है। सरकार पर एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने का दबाव है, तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति को साधने की चुनौती भी। इसके साथ ही एक अदृश्य खतरा भी मंडरा रहा है, पर्यावरण और स्वास्थ्य का। तेल के डिपो जलने और हथियारों के धुएं से पूरे क्षेत्र का एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। हालांकि भारत के ऊपर अभी इसका सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह जलवायु के लिए एक बड़ा संकट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या हमें डरना चाहिए? क्या ये 2026 का युद्ध भारत को पीछे धकेल देगा? जवाब है नहीं। स्थिति गंभीर जरूर है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भारत कोई कमजोर देश नहीं है। हमने 2008 की वैश्विक मंदी देखी है, हमने कोविड जैसी महामारी का सामना किया है। आज भारत के पास विदेशी मुद्रा का एक विशाल भंडार है। हमारी अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं। हो सकता है कुछ महीनों के लिए पेट्रोल महंगा हो, बाजार में उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत का लचीलापन दुनिया में सबसे बेहतर है। जब जब दुनिया में संकट आया है, भारत ने एक नए रास्ते की खोज की है। रूस और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाकर हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये वक्त पैनिक करने का नहीं, बल्कि समझदारी से योजना बनाने का है। एक राष्ट्र के तौर पर हम इस वैश्विक तूफान से भी सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। अब एक्शन प्लान आपको क्या अपनाना चाहिए? तो इस मुश्किल वक्त में एक आम नागरिक और निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? हम आपके लिए एक स्पष्ट एक्शन प्लान लेकर के आए हैं। सबसे बड़ी बात, आपको महंगाई और बजट पर अपना नियंत्रण रखना है। गैर जरूरी खर्चों को कम करें।
पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। निवेश और बचत के बारे में शेयर बाजार की गिरावट से घबराकर पैसा ना निकालें। इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने का लिक्विड या इस तरह की रकम सुरक्षित रखें। अगर आपका परिवार प्रवासी है, मतलब आपके परिजन अगर गल्फ कंट्री में है, तो उन्हें तुरंत एमईए के मदद पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं और स्थानीय दूतावास के संपर्क में रहें। जानकारी और खबरें जरूर लें, लेकिन अफवाहों से बचें। सिर्फ प्रमाणिक समाचार स्रोतों और सरकारी एडवाइजरी पर ही भरोसा करें। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश की क्षमता पर भरोसा रखें और भयभीत ना हो। यही था हमारा आज का अखंड मंथन का ये विशेष एपिसोड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।